Assalamualaikum guys, I am Fariha Khan and it's my YouTube channel. Welcome to my channel and don't forget to subscribe my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन, ठीक है। उसमें ये है कि द वेयर एंड टेयर इन जॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे जॉइंट्स की डिजनरेशन हो रही होती है। जब एजिंग आती है तो हमारे जॉइंट्स दोबारा से जो डिजनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसकी जो पैट मीनिंग मैं बताती हूँ आपको, द कार्टिलेज इनसाइड द जॉइंट्स दैट इज़ वॉन्ड, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये इन्फ्लेमेटरी नहीं होता जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसमें ऐसा कोई एज सच नहीं है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो। देन ये आता है कि ये कहाँ होता है, इट कॉजेज इन साइनोवियल जॉइंट्स। अब हम आते हैं इसके कॉम्बिनेशन पे। ये किन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? सबसे पहले है जेनेटिक्स। जेनेटिकली ये डिजीज़ है, ठीक है। पहले अनसेस्टर्स में ये डिजीज़ आई है और नेक्स्ट आगे जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनमें आ गई है। तो ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है ओवर यूज़। जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, पहले यंग एज में ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, बाद में जब एजिंग आती है तो उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती है। देन हमारे पास आता है इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। ओबेसिटी जो है ये मेन कॉज है इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जो ओबीज़ लोग हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है इंक्रीज्ड एज। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे हमारे इसके रिस्क्स, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉज के रिस्क्स हैं, ये भी ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, एक पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर तो वो नीज़ पे उसका ज़्यादा वेट आ रहा है, जॉइंट्स उसके स्टिफ हो रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है उसे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉमा या इंजरी। ट्रॉमा या इंजरी में ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा रप्चर हो गया तो उससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल्स। एक फैक्टर है कि फ़ीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस एज़ कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा होता है। फीमेल्स का वेट इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से। और दूसरा का ये बात है कि जो फीमेल्स हैं वो कुछ फीमेल्स जो वर्क करती हैं ज़्यादा हैवी लोड्स उठाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जेनेटिकली, जैसे हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है कि जेनेटिकली भी ये हो सकता है। देन आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम एक्सरेज लेते हैं। एक्सरेज ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हम उससे एक्सरे से सिवियरिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और डायग्नोसिस जो पहले डॉक्टर करता है मैनुअली, उसको कंफर्म भी कर लेते हैं एक्सरे के थ्रू, और ये एक्सरे के थ्रू हम सिवियरिटी भी चेक कर लेते हैं डिजीज़ की। देन हमारे पास आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन कैसे होती है? जो पेशेंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले उन्हें स्टिफनेस, उनकी जॉइंट्स की मोबिलिटी, जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइजेज बतानी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बतानी चाहिए, ताकि वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइजेज परफॉर्म करें। देन हमारे पास आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे होती हैं? लोग ओवरवेट होते हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। उससे हमें पेशेंट्स को ये बताना चाहिए कि आप वेट लॉस करें जिसकी वजह से ये डिजीज़ रिड्यूस हो जाए। देन हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी, कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन ही लेते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है मेनली फिजियोथेरेपी का वर्क है। फिजियोथेरेपिस्ट ही इसे ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है विद स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइजेस। देन हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी ब्रांच है हेल्थ केयर की, ठीक है, जो हेल्प करती है हमारी कॉग्निशन, फिजिकल या सेंसिटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देन हमारे पास आता है ऑर्थोटिक्स। ऑर्थोटिक्स में क्या होता है? ऑर्थोटिक्स जो है ये हमारी बायोमैकेनिकल इश्यूज़ को मेंटेन करते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो ये फुट जो बायोमैकेनिक्स है फुट की, उसको करेक्ट करने में। पहले हमने पढ़ा है कि थेरेपीज़ के थ्रू हम कैसे उनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। अब हम एनाल्जेसिक्स पढ़ेंगे। एनाल्जेसिक्स कौन कौन सी हैं? ओरल पैरासीटामोल है, टॉपिकल एनसेड्स हैं, ओरल एनसेड्स हैं और ओपिएट्स हैं। ये जो एनाल्जेसिक्स हैं ये कभी भी क्रोनिक पेन के लिए वर्क नहीं करेंगी, एक्यूट पेन के लिए वर्क करेंगी। देन हमारे पास आता है कि अगर थेरेपीज से भी क्योर नहीं हो रहा और मेडिसिन से भी क्योर नहीं हो रहा तो हम देन नेक्स्ट 2 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। सबसे पहला है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयडल इंजेक्शंस। ये नी जॉइंट में हम लगवाते हैं पेशेंट के, ठीक है। देन आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। पेशेंट्स जो है रिप्लेस करवा लेते हैं जॉइंट
Thank you guys for watching my channel and don't forget to subscribe it. Thank you.